दिस इज श्लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे उसका कुछ भाग बाकी रह गया। वो उसमें है आपके RNS का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, एक बार 3 नंबर में आपके पूछा हुआ है। तो देखो RNS का विद्युत अपघटन का सिद्धांत क्या कहता है। तो कुछ नहीं, जो चीज आपने पढ़ ली वही चीजें बताता है। ये कहता है, RNS कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाता है, और आयन कौन से है? धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। पहला पॉइंट तो क्या है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयन धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। धन आयन एंड ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब, जैसे इसको ऐसे समझना है, दोनों पॉइंट में समझा देता हूं। जैसा आपके पास में ये है, ये आपके इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और पानी के अंदर आप मिलाते हो HCl। तो HCl किस में टूट जाएगा? अपने आयनों में, मतलब H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो पहला पॉइंट तो इसका ये है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को यानी HCl को पानी के अंदर घोला जाता है तो ये अपना आयन H+ और Cl- के अंदर टूट जाता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मान लो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हो। क्या लगा देते हो? इलेक्ट्रोड लगा देते हो। क्या कर देते हो? इलेक्ट्रोड लगा देते हो। तो आपको पता है एनोड क्या होता है? प्लस, और कैथोड क्या होता है? माइनस। ये कौन सा सेल है? विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, तो जब आप एनोड लगा देते हो मतलब क्या करते हो? इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो। तो ये आयन किधर गति करता है? धनायन तो गति करेगा कैथोड की तरफ, और ऋणायन गति करेगा एनोड की तरफ। तो जब इसके अंदर विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन किधर गति करता है? धनायन किधर गति करते हैं? धनायन गति करता है कैथोड की तरफ। और ऋणायन किधर गति करते हैं? ऋणायन आपकी गति करता है, देखो, एनोड की तरफ। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की तरफ, ऋणायन एनोड की तरफ गति करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट कहता है कि जो ये विद्युत अपघट्य था ना, ये हमेशा उदासीन होता है। विद्युत अपघट्य का जो मतलब ये विलयन है, ये क्या होगा? ये हमेशा उदासीन होगा। क्या होगा? हमेशा उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर धनायन तथा ऋणायन का जो आवेश होता है वो हमेशा बराबर होगा। धनायन तथा ऋणायन पर जो आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, तभी क्या होगा? उदासीन होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या? ये उदासीन होता है। चौथा पॉइंट ये है कि इसके अंदर मान लो आपने, जैसे ये पानी है, पानी के अंदर आपने HCl को डाला तो HCl की जितनी मात्रा वियोजित होती है, मतलब HCl की जितनी मात्रा इसके अंदर घुलती है, उसे इसकी वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन मात्रा। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा जिसे अपन अल्फा से दर्शाते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा किसे कहते हैं? HCl की जितनी मात्रा पानी के अंदर घुल जाती है वो वियोजन की मात्रा कहलाएगा। मान लो HCl 90, आपने 100% HCl लिया था, उसमें से 95% HCl घुल गया, तो 95% HCl क्या होगा? वियोजन की मात्रा होगी। ठीक है, तो ये हो गया कि वियोजन की मात्रा। इसका सूत्र होता है वियोजन की मात्रा का कि प्रारंभ में मतलब ये वियोजित होने के बाद मोल, वियोजन के बाद मोल किसके है? विद्युत अपघट्य के, अपॉन प्रारंभ में लिए गए मोल। प्रारंभ में लिए गए मोल। ठीक, तो ये आपकी वियोजन की मात्रा का सूत्र है। वियोजन का मतलब क्या? तो वियोजन के पश्चात जो विद्युत अपघट्य है उसके कितने मोल बचे वो, और प्रारंभ में कितने मोल लिए वो। तो ये आपकी वियोजन की मात्रा का हो गया। और पांचवा पॉइंट है कि जब आप इसके अंदर क्या करते हो, इसके अंदर इसको और तनु करते हो, मान लो इसके अंदर पानी की मात्रा और बढ़ाते हो, तो इसके अंदर क्या होता है? इसकी चालकता में क्या होती है? मतलब तुल्यांकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब मेन रूप से ये कहना चाहता है कि तनुता या चालकता बढ़ाने पर इनकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो आयन होंगे वो उनकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, वो आयन पूरे घुल जाएंगे। मेन मतलब पानी घोलने पर क्या होगा? मतलब पानी में इनको घोलने पर क्या होगा? ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। तो उसके लिए एक और सूत्र दिया, मतलब तनुता के लिए अल्फा इजिकल टू वियोजन, ये भी वियोजन का सूत्र है, अल्फा इजिकल टू लेमडा V अपॉन लेमडा इंफिनिटी। लेकिन ये किसके लिए? तुल्यांकी चालकता के लिए। अल्फा वियोजन की मात्रा है, लेमडा V यहाँ पर जो है ये किसी विशेष तन्यता के लिए चालकता है, और लेमडा इंफिनिटी ये क्या है? अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता है। कौन सी चालकता है? तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता। तो ये आपके कुछ 5 पॉइंट है जो RNS के विद्युत अपघटनी सिद्धांत के अंदर आपको लिखने हैं। ये आपके हो गया RNS के विद्युत अपघटनी सिद्धांत। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओस्टवाल्ड तनुता
का नियम, ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम। देखो अब अपना टॉपिक है ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य है, ये ए बी विद्युत अपघट्य है। जब आप इसको किसी पानी के अंदर घोल दो तो ये अपना आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? आयनों में। मान लो ये ए प्लस और बी माइनस के अंदर, किसके अंदर? ए प्लस और बी माइनस के अंदर टूट गया। कोई विद्युत अपघट्य ए बी है जिसको आपने जल में घोला, ये ए बी प्लस और बी माइनस के अंदर टूट गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, मोल का मतलब होता है इनकी कितनी संख्या ले रहे हो। जैसे यहाँ पर अभी 1 मोल, प्रारंभ में यहाँ पर 1 मोल। मान लो अगर यहाँ पर 2 लिखे होते हैं तो इसके मोल कितने? 2। 3 लिखे होते तो इसके मोल कितने? 3। तो अभी यहाँ पर देखो प्रारंभ में मोल कितने, इसके मोल कितना है? इसका के 1 मतलब कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो इसका मोल कितना? 1 है। और प्रारंभ का मतलब होता है कि जब ये अभिक्रिया स्टार्ट में होती है, मतलब ये तो मना ही नहीं, केवल आपके पास में क्या ए बी है, उसे बोलते हैं प्रारंभ। तो यहाँ पर ए बी का तो 1 मोल है, लेकिन ए प्लस और बी प्लस तो मना ही नहीं है क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं हुई है। फिर अपन बोलते हैं साम्य पर मोल, साम्य पर मोल। मान लो फिर ये अभिक्रिया हुई, साम्य स्थापित हो गया, ए बी प्लस और बी माइनस बना। तो अपन मान लेते हैं कि ए के जो मोल थे वो अल्फा बने, बी के मोल भी है अल्फा। तो ए बी के मोल कितने बचेंगे भाई? ये अल्फा 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 किससे बने? इस ए बी से निकले ना। तो ए बी के जो मोल बचेंगे वो होंगे 1 माइनस अल्फा। इस एक में से अल्फा घटा दो, अल्फा घटा दो, मतलब इतने मोल अब इसके पास में बचेंगे साम्य पर। ओके, और इस पर सांद्रता क्या होगी? तो सांद्रता के लिए कुछ नहीं करना, आपको इसको सी से गुणा करा दो। सी से 1 माइनस अल्फा को गुणा करा दो, सी अल्फा और सी अल्फा। समझ गए? साम्य पर मोल कैसे निकाले? तो मान लो कि साम्य अवस्था पर इसके भी अल्फा मोल, इसके भी अल्फा मोल, तो ए बी के कितने मोल बचेंगे? 1 माइनस अल्फा। और सांद्रता निकालनी तो कुछ नहीं, इसको किससे गुणा करा दो? सी से गुणा करा दो। सी क्या होती है? ये सी सांद्रता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके एक नियम होता है द्रव्य अनुपाती नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, गुल्बर-वागे का नियम भी बोलते हैं इसे। ये नियम क्या कहता है कि जो के बराबर होता है, के बराबर होता है, उसे अपन क्या लिखते हैं? के बराबर अपन लिखते हैं ये ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। कहां से लिखा ये वाला? ये गुल्बर-वागे का नियम है। इसको मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बता दूंगा कि ये कैसे आता है। अभी तो देखो के बराबर क्या है आपके? ए प्लस बी माइनस और ये ए बी है ना, उत्पाद बटा अभिकारक होता है। ये उत्पाद है और नीचे अभिकारक है, ये हो गया। अब देखो इधर मैं लिख रहा हूं के, ठीक है। ए बी का मान कितना? ए प्लस का मान कितना? सी अल्फा, ये सी अल्फा लिख रहा हूं, इंटू बी माइनस का मान कितना? बी माइनस का मान भी देखो ये सी अल्फा, तो ये सी अल्फा अपॉन ए बी का मान कितना है? सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी 1 माइनस अल्फा, है ना। ये क्या आपके सी है और ये कोष्टक है, ये ब्रैकेट बना दिया मैंने, ठीक है। और ये सी है। अब देखो इसको आप गुणा कराओगे तो सी सी से ये सेम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सेम ही चीज है ये, इनको गुणा करा कर लिख दिया। देखो अब एक सी से एक सी कट जाएगा, आपकी क्या बचा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के बराबर आप लिख सकते हो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये आपकी जो सूत्र है ये वाला सी के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसे अपन बोलते हैं ओस्टवाल्ड तन्यता सूत्र। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड तन्यता सूत्र बोलते, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो यह क्या आपके आगे ओस्टवाल्ड तन्यता सूत्र है। फिर इसे आगे कैसे करेंगे? तो अब ये ऊपर वाला मिटा देते हैं ना। देखो आपके ये सूत्र तो आ गया, लेकिन आगे स्कोर कैसे किया जाता है? तो अपन मानते हैं कि माना ये जो नीचे अल्फा है ना, ये अल्फा, इसका मान अल्फा क्या है? इसे वियोजन की मात्रा है ना। तो अल्फा क्या है? अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन अल्फा है। एक जो है अल्फा से बहुत बड़ा है, तो अल्फा को अपन नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा करते हैं, अल्फा को नगण्य मानकर छोड़ने पर, अल्फा को नगण्य मानकर छोड़ने पर। कहने का मतलब है कि ये जो एक है ना, इस अल्फा की तुलना में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब मान लो कि जैसे ये एक है तो ये अल्फा का मान 0.0001 है, तो इतना एक में से इसको घटा दो तो बहुत कम, ये तो बहुत कम वैल्यू है ना, इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं। तो फिर एक को मान के छोड़ दे, इस अल्फा को रहने दो, के इक्वल टू क्या लिखोगे? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन केवल 1। इस अल्फा को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो ये आपका आ गया के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है।
इनको मैं नोट्स में लिख रखा है ना, चेक कर लेना। तो यहां से मैं अल्फा स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी के नीचे आ जाएगा भाई, ये सी इसके नीचे आ जाएगा ना, तो के अपॉन सी। यहां से रूट का चिन्ह हटाऊंगा तो वर्ग का चिन्ह हटाना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन सी। भाई यहां से वर्ग हटा दिया मैंने और इधर रूट लगा दिया, ये हो गया। तो ये हो गया। और इसको अपन कैसे लिखते हैं, ये देखना, ये तो है अल्फा, ये क्या है अल्फा, ये जो चिन्ह बना रहा हूं ये समानुपाती का चिन्ह है, कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है, ये समानुपाती का चिन्ह है, अपॉन इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन अंडर रूट सी। मतलब क्या, तो क्या नेतांक है, और जब नेतांक को हटाते हैं तो अपन कौन सा चिन्ह लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह। तो देखो यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ये तो अल्फा है, अल्फा, और ये समानुपाती चिन्ह है ना, समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती चिन्ह, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप जानते हो ना कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन V बराबर होता है 1 अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पर, सांद्रता, सी क्या सांद्रता है, तो V बराबर 1 अपॉन सी होता है। जो सांद्रता होती है वो आयतन का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर अपन मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूं। तो यहां से अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V, आप ये लिख सकते हो। तो एक तो अल्फा, ये समानुपाती, सुनना वापस, समानुपाती अंडर रूट 1 अपॉन सी का वर्ग, और ये आपके अल्फा समानुपाती किसके, रूट V के। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, निष्कर्ष क्या निकालते हो, इसका मतलब ये है कि विद्युत अपघट्य की, पहले इसकी बात कर रहा हूं, विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, इधर लिख दो वियोजन की मात्रा, वियोजन मात्रा। तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ओस्टवाल तनुता के नियम से, कि विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा सांद्रता के व्युत्क्रम के वर्गमूल के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती। सुनना वापिस, वियोजन की मात्रा अल्फा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि ये 1 अपॉन सी के फॉर्म है ना, तो ये क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी को आप इस तरह से लिखते हो तो आप क्या हो गया कि वियोजन की मात्रा आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यहां पर तो ये क्या, समानुपाती, और यहां पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आयतन के समानुपाती होती है, और क्या होता है, इनका वर्गमूल होता है ये वाला। तो ये आपके ओस्टवाल्ड तनुता का नियम हो गया। अब अपना टॉपिक है वो है कि प्रबल विद्युत अपघट्य का डिब्बे-हक्कल सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। इससे ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके अंदर आपके पूछा जाता है शीतलन प्रभाव या असमित प्रभाव, वो पूछा जाता है, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक प्रभाव। तो वो बात करते हैं अपन, पहले ही समझ लेते हैं डिब्बे-हक्कल कहना क्या चाहता है। तो देखो आज जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य जिनको अगर किसी में घोला जाता है तो उनका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, वियोजन हो जाता है, वे पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जैसे मान लो कि HCl को पानी के अंदर घोल रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, है ना। तो उन्होंने डिब्बे-हक्कल सिद्धांत ने यह बताया कि जैसे जैसे किसी विलयन के आयतन में वृद्धि की जाती है, विद्युत अपघट्य के आयतन में वृद्धि की जाती है, किसमें, आयतन में वृद्धि की जाती है, तो उनकी चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चालकता कम हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इन पहले दिनों ने क्या कहा कि जो भी आपके पास में विद्युत अपघट्य है उसका आयतन में अगर आप वृद्धि करोगे तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। आयतन का मतलब क्या, मतलब मान लो कि आपके पास में यह है कोई, मतलब गिलास, इसके अंदर आपके पास में इतना सा विद्युत अपघट्य है, अब इसके अंदर आप पानी भरते जा रहे हो, क्या भरते जा रहे हो, पानी भरते जा रहे हो, मतलब इसका आयतन क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी चालकता कम हो जाएगी। चालकता कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे इसके अंदर पानी मिला रहे हो तो एक तो पहली चीज तो क्या होगी, इसका वियोजन ज्यादा होगा, वियोजन क्या होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। लेकिन वियोजन से अपन को मतलब नहीं, अपन को मतलब किससे, आयनों से मतलब। भाई आयन, जब आयन गति करेंगे, आयन जाएंगे इलेक्ट्रोड की तरफ, तभी तो विद्युत का प्रवाह होगा, उनकी चालकता ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे अपन आयतन में वृद्धि करते जाते हैं तो आयनों में वृद्धि थोड़ी होती है। भाई आयतन में तो वृद्धि हो रही है, आयतन तो बढ़ते जाता है, लेकिन आयन में वृद्धि थोड़ी हो रही है, आयन में वृद्धि नहीं होती। अब जब आयन में वृद्धि नहीं हो रही तो फिर चालकता कैसे बढ़ेगी, चालकता तो और कम हो जाएगी, है ना। तो पहला पॉइंट तो क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने बताया कि किसी विद्युत अपघट्य के आयतन में वृद्धि की जाती है तो उनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। लेकिन इन्होंने बताया कि तुल्यांक की चालकता बढ़ती है, तुल्यांक की, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, तुल्यांक की चालकता बढ़ती है, चालकता तो कम होती है लेकिन तुल्यांक की चालकता बढ़ती। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला देखो, मैंने बताया, लिखा है आपको, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू VML।
ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, फिर कप्पा का मान लिखा, इसको अपन और चेंज करके लिखा 1000 बट्टा है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला के अंदर देखो ये क्या VML यानी आयतन है। अब क्या अगर अपन आयतन का मान बढ़ा रहे, जब देखो आयतन बढ़ेगा तो सिंपल सी चीज है, आयतन बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो तुल्यांकी चालकता भी तो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल मानना कि आपके पास में कप्पा का मान है 5, कितना 5, और आयतन भी आपके पास में 5 है, इसका गुणा कराओगे तो 25 आ गया। 25 क्या आ गया? इसका मान आ गया लैम्डा इक्यू का मान। अब मान लो क्या हो रहा है, कप्पा का मान तो 5 ही है, लेकिन आप आयतन बढ़ा रहे हो, आयतन 5 से बढ़कर कितना हो गया 10 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 50। तो एक जहां पर ये 25 था, अब ये कितना हो गया 50 हो गया। तो लैम्डा इक्यू का मान तो बढ़ा ना। तो इसे अपन कहते हैं कि आयतन में वृद्धि करने पर तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। ये भी किसने बताया? डिब्बा एकल ने बताया। फिर इन्होंने बताया कि अगर अपन किसी मतलब जो विलयन है उसकी सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं, किसमें? सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं। अभी तो अपन आयतन में वृद्धि कर देते हैं, अब किसमें बात कर रहे हैं अपन? अब डिब्बा एकल कहते हैं कि जो आपने विद्युत अपघट्य लिया इसकी सांद्रता बढ़ा दो, इसकी सांद्रता बढ़ा दो, इसकी सांद्रता बढ़ा दो। तो अब क्या होगा? इसकी चालकता और तुल्यांकी चालकता सब कम हो जाती है। चालकता और तुल्यांकी चालकता ये भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आयतन बढ़ा रहे थे, सुनना, आयतन बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? चालकता तो कम हो रही थी, लेकिन तुल्यांकी चालकता बढ़ रही थी। लेकिन फिर डिब्बा एकल कहते हैं कि जो विद्युत अपघट्य है उसकी मात्रा बढ़ा दो, सांद्रता मतलब होता है इसकी मात्रा बढ़ा दो। तो होगा क्या? इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चालकता कम हो जाएगी और तुल्यांकी चालकता भी कम हो जाएगी। तो इनका कहने का यही मतलब है कि अगर आप किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाते हो, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाते हो तो चालकता में भी कमी होती है और तुल्यांकी चालकता में भी कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने का मतलब क्या है? आयन बढ़ेंगे, आयन मतलब धनायन बढ़ेंगे और ऋणायन बढ़ेंगे। तो अब धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? कुछ क्रियाएं होती हैं, इनके बीच में घर्षण होता है, इन पर विद्युत इलेक्ट्रोड मतलब इनके बीच में आकर्षण होता है। इस आकर्षण के कारण, घर्षण के कारण, इनकी शांतता के कारण इनकी चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इनकी चालकता, शांतता, इनको दर्शाने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया वो मैं आपको बताता हूं। तो एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इनमें मतलब जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर इनकी चालकता कम हो जाती है। अब देखो क्यों होती है, उनके बारे में इन्होंने 3 बातें बताई। पहला इन्होंने इसके अंदर मतलब जो कारण दिया उसका, इसका नाम है असममित या इसको बोलते हैं शीतलन प्रभाव। इंपोर्टेंट है शीतलन प्रभाव। देखो ये क्या होता है? असममित या शीतलन प्रभाव। तो देखो कोई भी आपके पास में विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के अंदर क्या होते हैं? धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। तो है ना, प्रत्येक धनायन, जैसे ये धनायन है तो ये चारों ओर से किससे घिरा रहेगा? ऋणायन से घिरा रहता है। चारों ओर से किससे घिरा रहता है? ऋणायन से घिरा रहता है। चारों ओर से ऋणायन से घिरा रहता है, इस तरह से, ठीक है। और अगर मान लो ऋणायन है, मान लो ये ऋणायन है, ये किससे घिरा रहेगा? धनायन से घिरा रहेगा। भाई धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण होता है, आपको पता ही है। तो देखो प्रत्येक धनायन किससे घिरा रहेगा? ऋणायन से, और ऋणायन किससे घिरा रहेगा? धनायन से घिरा रहेगा और धनायन और ऋणायन के बीच में आपको पता है क्या होता है? आकर्षण होता है। इस वाली व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? जैसे धनायन की चारों ओर ये ऋणायन घिरे हुए हैं, इसे बोलते हैं आयनिक परिमंडल। क्या बोलते हैं? आयनिक परिमंडल। इसे आयनिक परिमंडल बोलते हैं। अब अपन केवल एक ही रखेंगे यहाँ पर, धनायन की चारों ओर क्या? ऋणायन, उसको मैं मिटा रहा हूं। तो अब देखो अगर आपने यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, जैसे ये आपकी क्या एक पात्र है जिसके अंदर विद्युत अपघटनी सेल है, जिसके अंदर ये आपने ले रखा है, इसके अंदर आपने कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की, मतलब इसके अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो ये संरचना एज इट इज रहेगी। धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो आप यहाँ पर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, जैसे ये आपकी सेल है, यहाँ पर आप लगा देते हो इलेक्ट्रोड, ये आपने लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये आपके पॉजिटिव है, ये आपके नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखो ये आपके धनायन था, ये इसके चारों ओर क्या था? ऋणायन था, ये चारों ऋणायन है। तो अब देखो जैसे आपने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या की? विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या होगा? जो ऋणायन है वो किधर गति करेंगे? धनायन की तरफ। ये ऋणायन इधर गति करेंगे, ये सारे इधर गति करेंगे। किधर गति करेंगे?
धनायन की तरफ, और ये धनायन, ये वाला धनायन कितनी गति करेगा, इधर ऋणायन की तरफ गति करेगा गति। तो देखो गति करेगा, तो देखो ये धनायन इधर तो गति कर रहा है, लेकिन ये ऋणायन इधर गति कर रहा है, तो अभी इनके बीच में तो कुछ ना कुछ आकर्षण होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण तो होगा। इस आकर्षण के कारण क्या होगा, ये धनायन इलेक्ट्रोड तक इस ऋणायन मतलब ये जो कैथोड है यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। भाई इधर ऋणायन इधर गति करे, धनायन इधर गति करे, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इनके बीच में भी तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, थोड़ा बहुत आकर्षण बल तो कार्य कर रहा है। इस आकर्षण बल के कारण क्या होगा, इस धनायन को इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने पर क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा। मतलब ये क्या करते हैं, ये ऋणायन क्या करते हैं, इस धनायन की चाल को कम कर देते हैं, चाल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब चाल कम हो जाएगी तो धनायन को कैथोड तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इस समय को अपन कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं इस समय को, है ना। तो इस धनायन को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में समय लगेगा, जिसके कारण क्या होगी, चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चालकता कम हो जाएगी ना, एक तो ये धनायन सीधा यहाँ पर जल्दी पहुंच सकता था, और एक इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, जिसके कारण धनायन की चाल कम हो गई। चाल कम होने के कारण इनकी चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसे अपन कहते हैं शीतलन प्रभाव। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं, शीतलन प्रभाव। और एक अपन ने लिखा असमित। असमित का मतलब होता है, तो देखो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र नहीं था, यहाँ पर क्या नहीं है, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, तो देखो एकदम समित है, धनायन के चारों ओर बेचारे ऋणायन आराम से घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, तो देखो अब धनायन इधर गति करने लगे, ऋणायन इधर गति करने लगे। ये समित, यहाँ पर तो समित था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असमित हो जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं शीतलन प्रभाव। बस शीतलन प्रभाव का मेन ये है कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो इनमें क्या होता है, इनके बीच में ये आकर्षण होता है। इस आकर्षण के कारण क्या होता है कि ये मतलब ये जो धनायन और ऋणायन है, इनको इलेक्ट्रोडों पर पहुंचने में क्या लगता है, समय लगता है। समय लगने के कारण इनकी चालकता कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपके शीतलन प्रभाव, ठीक है। दूसरा और तीसरा प्रभाव तो सिंपल है। दूसरा प्रभाव है घर्षण। घर्षण नहीं, इसको बोलते हैं विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन। देखो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, विद्युत कण संचलन के अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर काम करता है घर्षण। आयनों के बीच में जो धनायन तथा ऋणायन होते हैं ना, धनायन एंड ऋणायन, इनके बीच में क्या लगता है, घर्षण लगता है। इनके बीच में क्या लगता है, जब धनायन तथा ऋणायन आप गति करते हैं तो इनके बीच में भी एक घर्षण बल कार्य करता है। जैसे अपन चलते तो अपने भी घर्षण बल कार्य करता है, उसी तरह धनायन तथा ऋणायन के बीच में भी घर्षण बल कार्य करते हैं। घर्षण बल क्या करता है, धनायन तथा ऋणायन की चाल को क्या कर देता है, कम कर देता है, चाल को कम कर देता है। और चाल कम होगी मतलब इनको इलेक्ट्रोडों के तक पहुंचने में समय लगेगा, और इस कारण इनकी चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल विद्युत कण संचलन के अंदर कुछ नहीं है। धनायन तथा ऋणायन के मतलब जो होते हैं इनके बीच में क्या होता है, घर्षण कार्य करता है। घर्षण के कारण इनकी चालकता कम हो जाती है। तीसरा होता है माध्यम। माध्यम का प्रभाव। माध्यम का प्रभाव, तो देखो माध्यम के प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जो आप कौन सा माध्यम ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो किस माध्यम की शांता ज्यादा होती है, शांता भी आपको पता है ना, शांता कारण क्या होती है, द्रव की जो चाल होती है वो कम हो जाती है। शांता कारण क्या होती है, जो लिक्विड होते हैं उनकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए आप जो माध्यम लोगे उसकी शांता आपको पता होनी चाहिए। जिसकी शांता ज्यादा होगी उनमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन को इलेक्ट्रोडों के तक पहुंचने में समय भी ज्यादा लगेगा। भाई जो जिस विलयन में शांता ज्यादा होगी तो उन्हें इलेक्ट्रोडों तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए उनकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तीन प्रभाव है। पहला प्रभाव शीतलन प्रभाव, दूसरा विद्युत कण संचलन, और तीसरा माध्यम का प्रभाव, है ना। ये घर्षण के कारण और शांता के कारण होता है। तो फिर डिब्बाई और हकल ने इन माध्यमों का अध्ययन किया, मतलब शीतलन प्रभाव का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, विद्युत कण संचलन का भी अच्छी तरह से अध्ययन किया, और इस माध्यम के प्रभाव का अच्छी तरह से अध्ययन किया। और उन्होंने फिर एक समीकरण दी। समीकरण क्या दी उन्होंने, समीकरण दी लैम्डा वी इजिकल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस के अंडर रूट सी। उन्होंने क्या की, मतलब इन सभी माध्यमों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। फिर उन्होंने एक समीकरण दी कि भाई अपन अगर आपको किसी विलयन की तनुता निकालनी है, किसी विशेष स्थिति पर तनुता निकालनी है, तो आप इस समीकरण के द्वारा तनुता निकाल सकते हो। लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस के अंडर रूट सी। लैम्डा वी क्या है, किसी विशेष तनुता, किसी विशेष स्थिति पर तनुता है। लैम्डा इन्फिनिटी क्या है,
आपको पता है तुल्यांकी, ये अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है और यहाँ पर जो सी है वो क्या है, सांद्रता है। फिर क्या हुआ, इनके बाद में ये समीकरण थी मतलब कुछ सालों तक तो ये चलती रही। फिर आया एक वैज्ञानिक आया ओनसेगर। वैज्ञानिक कौन आया, ओनसेगर या आनसेगर, जो भी बोलना चाहो, आनसेगर वैज्ञानिक आया। आनसेगर वैज्ञानिक आया, उन्होंने इस समीकरण के अंदर थोड़ा सा संशोधन किया और इस समीकरण को सुधार कर एक नई समीकरण दे दी है। वो क्यों, समीकरण देखना, समीकरण क्या दे दी, लैम्डा वी इक्वल टू, चलो इसको मिटा देता हूं। ओनसेगर वैज्ञानिक आया और उसने इस समीकरण में थोड़ा सा संशोधन किया। मतलब किसी भी अगर आप किसी भी चीज के लिए तन्यता बताना चाहते हो तो उन्होंने इसके अंदर संशोधन किया और सूत्र दिया लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस, उन्होंने इस के का मान दिया, के का मान उन्होंने क्या दिया 82.4 डी टी की पावर 1/2 नीटा, 82.4 डी टी की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁵ डी टी की पावर 1/3 लैम्डा इंफिनिटी और √c। तो देखो उसने क्या चेंज किया, उसने केवल इस के की वैल्यू दी, ये की पूरी किसकी वैल्यू, के की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो देखो लैम्डा वी तो क्या है, किसी विशेष तनुता, किसी विशेष विशेष स्थिति पर तनुता, विशेष स्थिति पर तनुता। मैं लिख देता हूं चलो इनका मान, लैम्डा वी क्या है, विशेष स्थिति पर, मतलब विशेष स्थिति यानी वी, कोई कंडीशन है वी, उस पर इसकी तनुता, विशेष स्थिति वी पर तनुता, ठीक है। लैम्डा इंफिनिटी क्या है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर डी क्या है, डी क्या है, यहां पर जो आपने माध्यम लिया है, जो भी माध्यम लिया है उसकी क्या है, यहां पर आपकी क्या है, पराविद्युतांक है, जो भी माध्यम लिया उसका क्या है, पराविद्युतांक है। टी क्या है, यहां पर टी ताप है, टी क्या है, यहां पर ताप है। नीटा क्या है, नीटा जो आपने माध्यम लिया उसकी शांता है, क्या है उसकी शांता, और सी क्या है, यहां पर विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता है। तो ये आपके हो गया, ये आपकी जो समीकरण लिखी, ये वाली समीकरण लैम्डा वी इक्वल टू ये, इस समीकरण को बोला जाता है, इस पूरी समीकरण को बोला जाता है डिब्बाई हक्कल ओनसेगर समीकरण। इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी हुई आपके एग्जाम के अंदर, डिब्बा एकल ओनसेगर समीकरण लिखी है। तो आपको पहले तो ये वाली समीकरण लिखनी थी, फिर ये वाली लिखनी थी, ठीक है। याद होगी डिब्बा एकल ओनसेगर समीकरण, और इसी समीकरण को अपन थोड़े से चेंज फॉर्म इस तरह से भी लिख सकते हैं, है वो क्यों, समीकरण देखो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस ए प्लस इस पूरी चीज को क्या लिख दिया, ए लिख दिया, इसको ए लिख दिया, प्लस इस वाली चीज को क्या लिख रहा है, बी, लैम्डा इंफिनिटी एज इट इज है और √c। कुछ चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया, बस ये ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। अब यहां पर ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है, विलायक है, विलायक है, ए एंड बी क्या आपके विलायक है। तो और ये विलायक ये जो निर्भर करते हैं विलायक के ताप और उसकी सांद्रता पर निर्भर करते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आता है ना, सुनना क्वेश्चन कैसा आता है, चाहे कौन सा भी बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, वो इस तरह से आएगा, 3 पार्ट के अंदर आएगा। जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना, आपके होता है क्या एग्जाम के अंदर, जो बड़ा क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर का, वो कैसा आता है, जैसे मान लो 16 क्वेश्चन 7.5 नंबर का आएगा ना, तो ये क्वेश्चन आएगा ए, यहां पर कोई क्वेश्चन दे देगा, बी कोई क्वेश्चन दे देगा, सी कोई क्वेश्चन दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ए में आपको क्वेश्चन दे दिया कोलराउस नियम लिखो, कोलराउस नियम, ठीक है। बी में आपको दे देगा बी में आपको दे दिया मान लो चालकता किसे कहते हैं, और सी में आपको दे देंगे डिब्बाई हक्कल सिद्धांत लिखो, डिब्बाई हक्कल सिद्धांत लिखो। तो ये आपके एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन दे, अब ये तीनों बड़े बड़े, इनके अंदर आप चाहो तो एक पेज भर सकते हो, मतलब एक पेज यानी 3-4 पेज भर सकते हो, लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको शॉर्ट लिखना है, क्योंकि अब देखो जो 7.5 नंबर का क्वेश्चन था वो 3 में डिवाइड हो गया, मतलब ये भी कितना है, ढाई का कर दिया इनको, 2.5 है ना,
राइट आएगा कर दिया। तो फिर आपको इनको नंबरों के हिसाब से लिखना है और आपको वहां पर टाइम भी कम मिलेगा, इसलिए आप जितना मतलब एक तो चीज जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं उनको पूरा लिखा करो, बाकी थ्योरी कम लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपको हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य का डिब्बा एकल सिद्धांत। इसी के अंदर क्या आते हैं, शीतलन प्रभाव और विद्युत कण संचलन, और एक आता है माध्यम का प्रभाव, और डिब्बा एकल ऑन सर्कल समीकरण भी आती है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब अपन करते हैं आपके अभिगमनांक। किसे कहते हैं, अभिगमनांक का एक और नाम होता है हिटोट संख्या, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। डेट नंबर में परिभाषा पूछी जाती है। तो देखो क्या होता है, आपके जो विद्युत अपघट्य है, ये देखो मतलब ये आपके सेल है जिसके अंदर ये आपके क्या पॉजिटिव यानी एनोड है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या कैथोड है, कैथोड, ये आपकी क्या माइनस है। ठीक है, तो ये जो विद्युत अपघट्य होता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो कैसे होता है भाई, इसके अंदर मान लो ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। तो H प्लस के कितने आयन कैथोड की तरफ जाते हैं और Cl माइनस के कितने आयन एनोड की ओर जाते हैं। ये जब जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, ये क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये जो धारा का प्रवाह करते हैं उसे अपन अभिगमनांक बोलते हैं। देखो समझ में नहीं आया, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि किसी विद्युत अपघट्य में संपूर्ण विद्युत धारा का वह भाग जो किसी आयन के द्वारा इलेक्ट्रोड की ओर ले जाया जाता है उसे आप अभिगमनांक कहते हैं। परिभाषा लिखो कि संपूर्ण विद्युत धारा, या चलो इस तरह से लिखो, किसी आयन द्वारा, तब आपको किसी आयन ले जाई गई विद्युत धारा अपॉन संपूर्ण विद्युत धारा का अनुपात, ये क्या कहलाता है, ये आपके अभिगमनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिगमनांक। मतलब अभिगमनांक का मतलब होता है कि कोई जो आयन, जितने भी आयन है, आयन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा और उसमें प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। ये जो विद्युत अपघट्य है इसके अंदर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो तो यहाँ पर, और ये जो आयन है ये H प्लस Cl माइनस, ये कितनी विद्युत धारा ले जाते हैं, कहां पर ले जाते हैं, इलेक्ट्रोडों पर ले जाते हैं, कैथोड और एनोड पर ले जाते हैं। इनका अनुपात क्या कहलाता है, इनका अनुपात आपके अभिगमनांक कहलाता है। अभिगमनांक को हिटोट संख्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। मान लो कि धनायन के द्वारा ले जाएगी, जो मान लो कि धनायन जो विद्युत धारा की मात्रा ले जा रहा है वो आपके हैं यू, कितनी है, यू। धनायन कितनी मात्रा ले जा रहा है, यू ले जा रहा है। ऋणायन के द्वारा ले जाएगी मात्रा, ऋणायन कितनी विद्युत धारा की मात्रा ले जा रहा है, मान लो V। तो अब बताओ विलियन के अंदर टोटली विद्युत धारा कितनी होगी, कुल विद्युत धारा कितनी होगी विलियन के अंदर, भाई U प्लस V होगी। U प्लस V कैसे होगी, कि धनायन और ऋणायन जितनी विद्युत धारा ले जा रहा है वो टोटल वही तो विद्युत धारा होगी विलियन के अंदर, है ना। धनायन द्वारा ले जाएगी आयनों की मतलब विद्युत धारा कितनी है, U है। ऋणायन द्वारा ले जाएगी विद्युत आयन की संख्या कितनी है, V है। तो और कुल विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो U अपन V हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि धनायन का अभिगमनांक, सुनना, धनायन का अभिगमनांक कितना होगा, अभिगमनांक। तो आप कैसे निकालोगे धनायन का अभिगमनांक, इस सूत्र से। किसी आयन के द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा, आयन की अपन किस आयन की बात करें, धनायन की बात करें, तो धनायन कितनी विद्युत धारा ले जा रहा है, U ले जा रहा है ना। कितनी ले जा रहा है आपके, U अपॉन संपूर्ण विद्युत धारा कितनी है, U प्लस V, तो U प्लस V। तो धनायन का अभिगमनांक कितना होगा, U अपॉन U प्लस V। इसे अपन दर्शाते T प्लस से, किससे, T प्लस, T यानी ट्रांसपोर्ट नंबर और प्लस यानी धनायन। इसी प्रकार आप T नेगेटिव निकाल सकते हो ऋणायन के लिए। U की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। मतलब अब किसके द्वारा, किसी आयन के द्वारा मतलब ऋणायन के द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा अपॉन कुल विद्युत धारा कितनी है, U प्लस V। तो धनायन के द्वारा ले जाए, धनायन का अभिगमनांक कितना, U अपॉन U प्लस V। T और ऋणायन का कितना, V अपॉन U प्लस V। तो एक चीज देखो, यहां पर देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि T प्लस और प्लस T माइनस का मान कितना आएगा, तो इन दोनों को आपको जोड़ना, तो जोड़ो देखो, U अपॉन U प्लस V अपॉन U प्लस V, दोनों का सेम है, ये भी भाई U है ना, हर सेम है। तो ये U प्लस V और यहां पर भी ये जुड़ जाएंगे U प्लस V, ये कटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब धनायन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा और ऋणायन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा का योग कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये आपकी हो गया अभिगमनांक। इंपॉर्टेंट परिभाषा थी, इसकी परिभाषा में वापस बोल देता हूं कि किसी विद्युत अपघट्य में
संपूर्ण विद्युत धारा का वह भाग, किसी विद्युत अपघट्य में संपूर्ण विद्युत धारा का वह भाग जो किसी आयन के द्वारा ले जाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, अभिगमनांक कहते हैं। फिर ये सूत्र लेकर इस तरह से आपको करना है। अब आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि अभिगमनांक का निर्धारण कैसे करते हैं, जिसके अंदर दो विधि आती है आपके, हिटोर्फ विधि और चल सीमा विधि, वो ओपन करेंगे अब। देखो क्वेश्चन आता है आपके, हिटोर्फ विधि से अभिगमनांक का मान ज्ञात कीजिए। अभिगमनांक का निर्धारण कैसे करेंगे, हिटोर्फ विधि से अभिगमनांक का निर्धारण कैसे करेंगे। तो कौन सी विधि पढ़ रहे अपन, हिटोर्फ विधि, हिटोर्फ विधि। और इसके बाद में आपकी चल सीमा विधि। तो देखो हिटोर्फ विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, हिटोर्फ विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि एनोड और कैथोड पर पदार्थ की कितनी मात्रा अवशोषित हुई, मतलब विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा अवशोषित हुई। ये हिटोर्फ किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कैथोड और एनोड पर विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा अवशोषित हुई। एनोड एंड कैथोड पर विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा अवशोषित हुई, कितनी मात्रा अवशोषित हुई है ना, अवशोषित यानी जमा हुई, उस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। मतलब जैसे अपन बात करते हैं भाई, ये आपके पास में ये विद्युत, ये आपके पास में एनोड, ये आपके पास में कैथोड है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रोड पहुंचते, इलेक्ट्रोड कहां पर जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर धनायन मान लो यहाँ पर जब इसके ऊपर जाते हैं और ऋणायन किधर जाते हैं, इधर जाते हैं। तो धनायन और ऋणायन की इस पर कितनी मात्रा जमती है, धनायन और ऋणायन की इस पर कितनी मात्रा जमती है, वो इसकी वो एक कौन सी विधि कहलाती है, हिटोर्फ विधि कहलाती है। अब इसका डायग्राम है आपके, देखो मैं इसका हिटोर्फ विधि चल रही है ना, इसका डायग्राम बना देता हूं। हर कैसे बना रहा हूं, आपको सही बनाना है। तो ये थोड़ा बहुत ये आपके डायग्राम है, देखो मेरे से ऐसे होना है, आपको किताब में देखकर सही बनाना थोड़ा सा ना। मैं इसके अंदर बता देता हूँ क्या है। इसके अंदर हिटोर्फ विधि के अंदर क्या होता है, आपकी इस तरह की एक चित्रानुसार व्यवस्था होती है, जिसके अंदर ये क्या, ये जो कक्ष बना, ये किसका कक्ष है, एनोड का कक्ष है। इसे एनोड कक्ष बोलते हैं। कौन सा कक्ष बोलते हैं, एनोड कक्ष। ठीक है, ये जो गोल कक्ष है इसे अपन कौन सा कक्ष बोलते हैं, कैथोड कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड कक्ष। एनोड और कैथोड को अलग बना दिया। ये क्या होती है, यू आकार की नली होती है, यू आकार नली। यू आकार नली जो क्या करती है, कैथोड और एनोड से जुड़ी रहती है ना। और अब क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, ये आपकी ये जो दिख रहा है ये वाला ये क्या, इलेक्ट्रोड है। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, और यहां पर अपन बात करते हैं तो ये आपके प्रतिरोध आर हो गया, यहाँ पर ये कुंजी क्या हो गई। ठीक है, और ये जो ये संरचना दिख रही है कटोरे जैसी, ये आपके कूलामीटर होता है। क्या होता है, कूलामीटर। कूलामीटर क्या होता है, कूलामीटर होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपको जैसे मान लो किसी पदार्थ का हिटोर्फ संख्या ज्ञात करनी है, तो जिस पदार्थ की हिटोर्फ संख्या ज्ञात करनी थी विद्युत अपघट्य का, उसको क्या करते हैं, इसमें और इसमें भर देते हैं। तो मान लो आपने इसके अंदर ये भर दिया, ये क्या भर, आप यहाँ पर ये क्या भर रहे हो, ये विद्युत अपघट्य भर रहे हो। अभी किसका भरा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ना। ये क्या, विद्युत अपघट्य। लाल लाल जो भी आपको दिख रहा है ये क्या, विद्युत अपघट्य है। ये आपकी क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। और इसी की मात्रा थोड़ी सी आपको यहां पर भी डालनी किलोमीटर के अंदर। तो अब देखो आपके बुक के अंदर दे रखा है, ये जो आप लाल लाल विद्युत अपघट्य पर रखा है, ये जो विद्युत अपघट्य ये आपके सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। किसका है, AgNO3 का। और यहाँ पर क्या भरते हो, केवल Ag भरते हो। क्या भरते हो, Ag भरते हो। ठीक है,
तो अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, मैं वापस थोड़ा सा बता दूं चित्र के बारे में। एक एनोड कक्ष होता है, एक कैथोड कक्ष होता है, यू आकार की नली होती है। इनके अंदर क्या भरा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरा जाता है। अपन को इसका क्या ज्ञात करना है, हिटोर पे ज्ञात करना है, हिटोर संख्या ज्ञात करनी है। फुल एमीटर होता है, यहाँ पर भी आपकी क्या किया जाता है, यहाँ पर भी आपकी थोड़ा सा ये सिल्वर डाल दिया जाता है। अब क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, अच्छा इसके अंदर कंडीशन होती है, ये हो गया। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो 10 से 20 मिली एम्पियर, 10 से 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धारा ये बहुत कम धारा होती है, 10 से 20 मिली एम्पियर, एम्पियर भी पूरी नहीं, मिली एम्पियर में इसकी धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और वो भी 2 से 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो फिर इसमें देखा जाता है, धारा प्रवाहित करने के बाद में ये देखा जाता है कि इस एनोड पर कितनी मात्रा जमी हुई, इस कैथोड पर कितनी मात्रा जमी हुई। बस इतना से देखा जाता है कि इस एनोड पर पदार्थ की कितनी मात्रा जमी, कैथोड पर पदार्थ की कितनी मात्रा जमी। और फिर सूत्र से, ये वाला सूत्र है U/U + V, इस सूत्र के द्वारा क्या कर लिया जाता है, आपके मान ज्ञात किया जाता है, किसका, हिटोर संख्या का। अब U मान लो, U क्या है, मैंने आपको बताया U क्या, धनायन की संख्या। U किसकी संख्या, धनायन की संख्या। धनायन किस पर जमा होगा, जैसे आपके सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ये किसके अंदर टूटेगा, Ag + NO3 माइनस के अंदर, Ag + NO माइनस के अंदर। Ag+ कहां पर जाएगा, प्लस वाला किधर जाता है भाई, यहां से मैंने आपको बताया, जैसे ये इलेक्ट्रोड है तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस कैथोड और एनोड प्लस होता है। तो प्लस वाला किस पर जाएगा, ये Ag कहां पर जाएगा, Ag जाएगा आपके कैथोड पर, Ag किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, ठीक है। Ag कैथोड पर जाएगा और ये माइनस वाला कहां पर जाएगा, माइनस वाला कहां पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो ये आपको ये सूत्र जाना ना, U/U + V, ये धनायन का आपका निकल जाएगा क्या, ये आपके धनायन का निकलेगा अभिगमनांक, और V/U + V से आपकी क्या निकलेगा, ऋणायन का अभिगमनांक निकलेगा। बस इसमें क्या होगा कि जैसे भी आप प्रयोग करोगे तो यहाँ पर ये एनोड और कैथोड ये निकालेंगे, इसमें देखेंगे कि पदार्थ की कितनी मात्रा आई है, उनको इस सूत्र में रख देंगे अपन U/U + V से, U/U + V और V/U + V के अंदर रखेंगे और अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, हिटोर संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी प्रायोगिक व्यवस्था। इसके अंदर लिखना कैसे, वो सब मैं आपको नोट्स दे रखा हूं, उसमें देख लेना, बहुत शॉर्ट में लिखा है। अगर आप बुक के अंदर देखोगे ना तो इस विधि के टोटल 4 पेज भर रखे, 4 पेज इतना है, लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताया, जितना उसमें कम हो सकता है उतना शॉर्ट में। अगर आपके एग्जाम में भी आओ ना तो आपको छोटा सा इस तरह से एक डायग्राम बनाना, थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखनी है, वो आप नोट्स में देख लेना। और ये क्या होता है, ये इसका सिद्धांत, ये वाला एनोड पर कितनी मात्रा जमी हुई, कैथोड पर कितनी मात्रा जमी हुई, ये इसका सिद्धांत है। अब इसकी कुछ कमियां हैं, वो कमियां भी मैं यहाँ पर बता देता हूं। इसकी कमियां ज्यादा कुछ कमियां नहीं है। पहली कमी तो देखो यहाँ पर ही दिख रही है, क्या कमी दिख रही है इसके अंदर, तो देखो एक तो धारा का मान क्या है, बहुत कम है, धारा का मान क्या है, बहुत कम है, धारा का मान बहुत कम है। और ये जो अपन इसमें समय कितना लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। धारा तो क्या है, विद्युत धारा तो कम है और समय क्या बहुत ज्यादा है। तो मान लो आप ये प्रैक्टिकल कर रहे थे और इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो आपको अभी प्रैक्टिकल के लिए वापस कितना वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे इस प्रैक्टिकल के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब इतना टाइम और देना पड़ेगा। तो इसकी यही कमी है कि इसके अंदर क्या होता है, धारा बहुत कम समय के लिए प्रवाहित की जाती है और जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लगता है। और दूसरा होता है कि इनके अंदर क्या होता है कि भाई अपन कर रहे हैं कि धनायन तथा ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, धनायन और ऋणायन होने चाहिए। लेकिन ये कहां पर जमा हो जाते हैं, इन इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाते हैं, इनकी मात्रा कुछ निक्षेपित हो जाती है, गायब हो जाती है, जिसके कारण सभी धनायनों और ऋणायनों के कारण विद्युत धारा अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये 2 कमियां इनकी, वो ध्यान रखनी है। अब एक लास्ट विधि है, फिर आपके वीडियो खत्म। अब अपनी नेक्स्ट जो विधि है अभिगमनांक ज्ञात करने की, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने की, वो आपकी चल सीमा विधि। चल सीमा विधि के अंदर देखो क्या होता है, अपन को जिस अभिगमनांक की जिस विद्युत अपघट्य का अपनांक ज्ञात करना होता है उसे तो अपन बोलते हैं मुख्य विद्युत अपघट्य। और इस मुख्य विद्युत अपघट्य के साथ में एक और क्या लिया जाता है, एक सूचक विद्युत अपघट्य लिया जाता है। चल सीमा विधि के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर 2 विद्युत अपघट्य लिया जाता है, एक तो मुख्य विद्युत अपघट्य और एक सूचक विद्युत अपघट्य। अब देखो मुख्य जो विद्युत अपघट्य है इसकी क्या कंडीशन है, मुख्य विद्युत अपघट्य की यह कंडीशन है कि इसका तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अभिगमनांक ज्ञात करना है। इसका मुख्य विद्युत अपघट्य का तो अभिगमनांक अपन को ज्ञात करना है। और ये कौन सा, सूचक विद्युत अपघट्य है। तो सूचक विद्युत अपघट्य की 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि इसका जो धनायन होगा, सूचक विद्युत अपघट्य का जो धनायन होगा उसकी चाल मुख्य विद्युत अपघट्य की धनायन की चाल से कम होनी चाहिए। इसकी जो धनायन की चाल, सुनना, सूचक विद्युत अपघट्य की धनायन की जो चाल होगी
वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, मुख्य विद्युत अपघट्य के धनांक से। मुख्य विद्युत अपघट्य के धनांक से कम होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है मुख्य सूचक अपघट्य के अंदर, कि सूचक विद्युत अपघट्य के अंदर जो धनायन होगा उसकी चाल कम होनी चाहिए। किससे, मुख्य विद्युत अपघट्य के धनायन से। और दूसरा पॉइंट है कि सूचक विद्युत अपघट्य और मुख्य विद्युत अपघट्य का ऋणायन समान होना चाहिए। ऋणायन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो अभी समझ में आ जाएगा, समान होना चाहिए। जैसे मान लो, तो पहले तो चल जो आपकी विधि है चल समय विधि, उसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसके अंदर जिसका अभिगमनांक ज्ञात करना होता है वो लेते हैं, तो उसे मुख्य सूचक अभिघटक बोलते हैं, अपघट्य बोलते हैं, और एक दूसरा लेते हैं जिसे सूचक विद्युत अपघट्य बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि सूचक विद्युत अपघट्य के धनायन की चाल मुख्य विद्युत अपघट्य की धनायन की चाल से कम होनी चाहिए और दोनों में ऋणायन समान होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूं एक HCl और एक में ले रहा हूं CdCl2। यहाँ पर जो HCl है, ये HCl क्या है, ये मुख्य विद्युत अपघट्य है। मुझे HCl के अभिगमनांक ज्ञात करना है। HCl विद्युत अपघट्य है, इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, अभिगमनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभिगमनांक ज्ञात करना। समझ रहे हो, इसका क्या ज्ञात करना, अभिगमनांक ज्ञात करना। और ये CdCl2 क्या है, ये सूचक विद्युत अपघट्य। कौन सा है, सूचक विद्युत अपघट्य। तो देखो ये अगर टूटेगा तो H+Cl- में टूटेगा, ये किसके अंदर टूटेगा, Cd+2 और 2Cl- के अंदर टूटेगा। तो आप देखो इनके दूसरी कंडीशन क्या है, इनके ऋणायन समान होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन, ये क्या है, समान है। और पहली कंडीशन क्या, मतलब जो ये है सूचक विद्युत अपघट्य, इनके जो धनायन की चाल है वो इससे कम होनी चाहिए। मतलब H+ की चाल ज्यादा होनी चाहिए और Cd+2 की चाल कम होनी चाहिए। ये बात आ गई समझ में। तो ये आपके हो गया आपका एक तरह से इनका सिद्धांत हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह का डायग्राम होता है जिसके अंदर एक नली होती है। एक नली है, एक नली के अंदर क्या होता है, ऊपर तो आपने भर का HCl, नीचे आपने भर का CdCl2। HCl मतलब मुख्य विद्युत अपघट्य, CdCl2 यानी सूचक विद्युत अपघट्य भर का। जब इनको आप मिलाते हो ना, तो ये जो अभी लाल को मत देखो, अभी इसको इस लाल को हटा दो, यहां तक जैसे आप मिलाते हो ना, तो जो मुख्य विद्युत अपघट्य वो इतना बढ़ता है और CdCl2 इतना बढ़ता है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको रेखा दिख रही है, इनके बीच में विभाजन रेखा है। ऐसी बनती नहीं है, जब दोनों जैसे मान लो कि एक ये विद्युत अपघट्य है, एक ये विद्युत अपघट्य, इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर एक ये बन जाती है सीमा, इन दोनों के बीच में एक सीमा बन जाती है। ये कैसे बताऊं, ये क्या बन जाती है, सीमा बन जाती है, जो यहाँ पर ये सीमा बनी हुई। ठीक है, इसको आप नाम दे दो A'। क्या नाम दे दो इसको, A' नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करते हो, जैसे इसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा के ये यहाँ पर बने हुए, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई, ये लगी हुई। ठीक है, यहाँ पर करते हो, अब क्या होगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो होगा क्या, ये अपना आयनों में टूट जाएंगे भाई, H+Cl- और Cd+2Cl- के अंदर टूटेंगे। तो देखो H+ और Cd+2 किधर गति करेंगे भाई, ये जो प्लस वाले किधर गति करेंगे, प्लस वाले कैथोड की तरफ गति करेंगे, क्योंकि कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। कैथोड आपकी क्या होता है, माइनस होता है। तो H+ और Cd+2 किधर गति करेंगे, माइनस की ओर गति करेंगे। और कैथोड कहां पर लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ। देखो पीटी का कैथोड लगा हुआ चित्र के अंदर, पीटी का कैथोड ऊपर है और नीचे मतलब कैडमियम का आपकी क्या एनोड है। तो H+ और कैडमियम ये किधर गति करेंगे, ऊपर की ओर गति करेंगे। मतलब H+ तो ऊपर गति करेगा, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इधर जो ये आपके कैडमियम है ना, ये भी क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो इन दोनों की जो विभाजन रेखा यहाँ पर थी, ये भी क्यों खिसकेगी, ऊपर खिसक जाएगी, क्योंकि यहाँ से कैडमियम जो आयन है वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, ये विभाजन रेखा यहाँ पर थी, A' यहाँ पर थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कैडमियम आयन ऊपर जा रहे हैं, तो ये विभाजन रेखा भी क्या होगी, यहां से ऊपर चली जाएगी और यहां पर बन जाएगी। ये विभाजन रेखा यहां पर बन जाएगी, मान लो B और B' आ गया, बस ये इसके अंदर है। पहले जो विभाजन रेखा A' यहां पर थी, अब वो किधर चलेगी, ऊपर चलेगी। और ये दूरी मान लो इसकी L है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी जो है आपके L है। ठीक है, तो ये आपकी चल सीमा विधि है। अब चल सीमा विधि से अपन HCl की कैसे अभिगमनांक ज्ञात करेंगे वो अपन करने वाले हैं। तो ये तक तो समझ में आ गया। बस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी थी कि जो धनायन है वो ऊपर गति कर रहा है, तो H+ के तो ऊपर कैथोड की तरफ भी गति कर रहे हैं, लेकिन ये कैडमियम के भी ऊपर की तरफ गति करेंगे। इस कारण क्या होगा, ये जो विभाजन रेखा यहाँ पर थी वो गति करके कहां पर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो अब अपन करते हैं इसके अंदर HCl के अभिगमनांक कैसे ज्ञात करेंगे, कि ये जो विभाजन हुआ ये यहां से यहां गई, इसके द्वारा अपन कैसे अपन
HCl का अभिगमनांक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अपन ने देख लिया कि उसके अंदर जो अभी नली थी उसके अंदर विस्थापन कितना हो रहा था, A डैश से BB डैश पे चली गई थी, वो विस्थापन कितना माना अपन ने, L माना। अब अपन कैसे उसकी सहायता से H प्लस का अभिगमनांक ज्ञात करेंगे, जो HCl लिया था उसके अंदर किसका अभिगमनांक ज्ञात करेंगे, H प्लस का अभिगमनांक ज्ञात करेंगे। तो देखो अपन मैंने इसके अंदर लिखा है कि सीमा रेखा में विस्थापन कितना होता है, A डैश से BB डैश तक जाती है तो विस्थापन कितना होता है, L सेंटीमीटर होता है, और जो नली है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो टोटल विद्युत अपघट्य कितना विद्युत अपघट्य का अपघटन हुआ होगा, मतलब अपन ने जैसे बनाया था ना इस तरह से कि यहाँ से इधर चला गया, ये कितना भाग है, ये कितना भाग, तो अपन कैसे निकालेंगे, कुल लंबाई और इसका कुल क्षेत्रफल A, लंबाई को क्षेत्रफल से गुणा करा दो तो L इंटू ए, तो हटाएगा अपघटन कितना होगा, मतलब ये वाली हटाएगा मात्रा कितनी होगी, ये वाली L इंटू ए होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि HCl की सांद्रता, जो अपन ने HCl लिया था उसकी सांद्रता कितनी है, C है, तो उस HCl में H प्लस के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो देखो L इंटू ए इंटू सी अपन 1000, ये क्या एक सूत्र है, मतलब टोटल इसको अगर अपन इसकी सांद्रता से गुणा करा देंगे ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने के लिए, ये कितना भाग हटाया वो इंटू H प्लस की सांद्रता अपन 1000 का भाग दे दो, तो इससे आपकी क्या निकलेगी, इससे आपकी निकलेगी H प्लस के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या है कि H प्लस ने कितना भाग हटाया, तो इतना भाग हटाया। ठीक है, और अपन को ये पहले दे रखा होगा किताब के अंदर कि उसके अंदर कुल प्रवाहित धारा जो है वो क्या है, Q अपॉन एफ है, Q अपॉन एफ। Q क्या है, Q क्या होता है आपको पता है, कूलाम सॉरी आवेश, और एफ क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है। तो कुल प्रवाहित धारा कितनी है, Q अपॉन एफ। अब क्या करेंगे अपन, अभिगमनांक ज्ञात करेंगे, तो अभिगमनांक किससे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर कुल ग्राम तुल्यांक की संख्या के अंदर कुल धारा का मान भाग दे दो, कुल ग्राम तुल्यांक संख्या के अंदर क्या करो, कुल धारा का भाग दे दो, तो कुल ग्राम तुल्यांक ग्राम संख्या कितनी है, L इंटू ए इंटू सी अपन 1000, इसमें भाग देना किसका, कुल प्रवाहित धारा का, Q अपन आपका, तो आपको पता है Q यहाँ पर आ जाएगा, F ऊपर चला जाएगा, तो आपको मैंने ऊपर गुणा करा दिया, Q को 1000 से गुणा करा दिया। अब आपको यह भी पता है F का मान कितना होता है, F का मान 96,500 होता है, कितना 96,500। तो आपकी यहाँ पर जब मैं F की जगह 96,500 रखूंगा, फिर 1000 का इसके अंदर भाग दूंगा, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 96.5, कितनी 96.5 LAC अपॉन Q। अब मान लो आपको इसका अभिगमनांक ज्ञात करना पड़ेगा, तो आपको बुक के अंदर दे रखोगे कि Q का मान इतना है, L का मान इतना है, A का मान इतना है, C का मान इतना, ये सब आपको ऑलरेडी सवाल में दे रखा होगा, मतलब इससे न्यूमेरिकल आता है। पर आप टेंशन मत लो, आपके अभी तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है इसके द्वारा, तो आपको के लिए विधि आनी चाहिए, और विधि भी देखो आपको शॉर्ट ही करनी पड़ेगी, बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आप छोटा लिखोगे उतना सही रहेगा। बस डायग्राम से बनाना, तो डायग्राम आपके पास में अगर नोट्स हो तो उससे देख लेना, या मैंने भी इसके अच्छे से आपके नोट्स बना रखे उनको चेक कर लेना। तो ये आपके हो गई है इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज की वीडियो के अंदर, इनमें से आपको 100% 2-3 सवाल एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे। अब अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही होगी, जिसके अंदर अपन सेल से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।